ऑल ऑफ यू हमारे न्यू चैनल यूट्यूब ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो पढ़ा राजस्थान की भूगोल के बारे में और राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों की बात अपन आज करेंगे, यानी राजस्थान को भौतिक भागों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये 4 भागों में बांटा गया है, तो जो कहते हैं कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया पहला भाग, ये वाला इधर, फिर दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती अरावली, तीसरा भाग हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इन जो 4 ये भाग बांटे गए, इनमें से अपन कहते हैं कि जो पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थल और तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी भाग, ये आपके 33 सागर के भाग हैं। और जो दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो ये कैसे हुआ, तो अपन बात करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, वेगनर। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो ये एक स्थलखंड था पेंजिया, जो ये था एक स्थलखंड पेंजिया, और इसके चारों ओर जो भी पानी था उनको उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर कई वर्षों यानी करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के बाद जब इस स्थल भाग में विभाजन हुआ, ये भाग टूट गया कुछ भौतिक क्रियाओं, कुछ रासायनिक क्रियाओं के कारण। यानी उन्होंने कहा था अपने सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के थ्रू उन्होंने बताया था वेगनर ने कि जो ये स्थल भाग था पेंजिया, ये पहले टूट गया था और ये टूट कर 2 बड़े भागों में, एक का नाम है अंगारा लैंड में टूटा और दूसरा है गोंडवाना लैंड, यानी यह गोंडवाना लैंड में टूट गया, 2 बड़े भागों में टूट गया। और जो यहाँ पर ये सागर का पानी था, ये इन दोनों द्वीपों के बीच यानी इन दोनों सागरों के बीच में आ गया स्थलखंड के, और इसको कहते हैं 33 सागर। जो पानी था 45 का, ये इन दोनों बड़े खंडों के बीच में चला गया, इसको कहते हैं 33 सागर। तो जो ये 33 सागर है, यहाँ पर अपन के राजस्थान के 2 भाग आते हैं, ये उसके अवशेष माने जाते हैं, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये 2 भाग है जो 33 सागर से माने जाते हैं। ये यहाँ से इसकी थ्योरी शुरू होती है। और जो 2 भाग गोंडवाना लैंड, यानी एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों भाग माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के भाग। अब अपन बात करते हैं आगे, सबसे पहले भाग की अपन एक भाग की अपन विशेषता बताते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला भाग, ये राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वर्षा की दृष्टि से ये अलग करता है। जैसे 50 सेमी वर्षा, 50 सेमी, जहां जहां 50 सेमी 0 से लेकर 50 सेमी तक वर्षा होगी, उस वाले भाग को या अरावली के पश्चिम वाले भाग को अपन कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी अपन 2 भागों में बांटेंगे। उसको भी वर्षा की दृष्टि से, जहां 0 से लेकर 50 सेमी वर्षा होगी उस भाग को कहेंगे शुष्क प्रदेश, और जहां पर 25 से लेकर 50 सेमी वर्षा रेखा होगी उस भाग को कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। इस प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पश्चिमी मरुस्थल है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बालू का स्तूप है, यानी रेत की बड़ी बड़ी धोरे हैं या अलग अलग प्रकार की बालू का स्तूप की आकृतियां बनी हुई है। और कुछ क्षेत्र हैं जो बालू का मुक्त क्षेत्र है, जहां पर लगभग समतल सा भाग है, वहां पर कोई टीले वगैरह नहीं है। तो अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में अपन बात करते हैं मुख्यतया जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग और बीकानेर का इधर वाला भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, ये इसमें मुख्यतः आते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अपन एक पहली विशेषता है कि यहाँ जो जैसलमेर राज्य जिला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और उस जिले में एक ऑक्कलफुड या जीवाश्म पार्क पाया जाता है। क्या जीवाश्म पार्क, यानी
ये मानते हैं कि यहाँ कुछ समय पहले, यानी कुछ समय पहले यहाँ पर जीवों और पेड़ पौधों का कुछ जैव विविधता का भंडार था, और वहां पर कुछ अनहोनी या कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिनके कारण वहां पर की जो वनस्पति और पेड़ पौधे हैं वो दबकर नीचे चले गए, और आज भी वहां पर उन दबे हुए जीव जंतुओं की हड्डियां या पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं। इसलिए उस पार्क को कहते हैं जीवाश्म पार्क, क्योंकि वहां पर अवशेष मिलते हैं, जीवों के अवशेष। ये मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ये वाला जीवाश्म पार्क। और इस जीवाश्म पार्क की यह विशेषता है कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है, और सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ रहते हैं इस मरुस्थलीय भाग में। फिर अपन बात करते हैं कि इस मरुस्थल में ही एक क्षेत्र है, जैसे बालू का मुक्त क्षेत्र, यानी जोधपुर का, जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में एक ऐसा त्रिभुजाकार आकृति है, वहां पर बिल्कुल भी दोहरे या ऐसी कोई आकृतियां नहीं पाई जाती। उस क्षेत्र को कहते हैं बालू का मुक्त क्षेत्र, जहां पर बिल्कुल नहीं है टीले वगैरह। अब अपन बात करते हैं बालू का युक्त क्षेत्र, जहां पर दरियन, रेत, टीले, खड़ीज, प्लाया ये सब बनते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें जो बालू का स्तूप के प्रकार है यहाँ पर, उसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप, यानी ऐसे रेत के टीले जिनकी आकृति समकोण हो, जो समकोण, यानी जब पवन इधर से आ रही है और यहाँ कोई बड़ा आकृति या खंड है तो यहाँ इसके सहारे जो भी आकृति बनेगी रेत के टीलों से, तो ये एकदम समकोण की आकृति बनेगी। इस प्रकार यानी अनुप्रस्थ प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो समकोण की आकृति बनाते हैं, और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ ये आपके सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या इनका दूसरा नाम रेखीय बालू का स्तूप, या इनको अपन पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, यानी पवन के समानांतर बनने वाले। पवन अगर इधर से आ रही है और यहाँ पर रेत के टीले बन गए तो ये हो गया आपके पवन के समानांतर, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और इनका विस्तार सर्वाधिक मिलता है आपके जैसलमेर जिले में। फिर एक आता है तारा स्तूप आकृति, यानी तारा स्तूप आकृति का मतलब है जब कभी रेत के टीले मान लो इस ओर से होकर गुजरे, रेत इधर से आई तो इस प्रकार कोई आकृति बनती है। अब रेत के टीले अगर हवा इधर से आ गई तो ये वाली आकृति इस प्रकार भी बन सकती है, इस प्रकार। यानी एक ऐसा रेत का टीला जिसकी आकृति तारे के समान हो, यानी ये जहां पर अनिश्चित वायु की दिशा होगी, कभी इधर चलती होगी वायु, कभी इधर, तो इस प्रकार वो तारे की आकृति के बनेंगे, उसको कहते हैं तारानुमा आकृति। फिर होता है कि पैराबोलिक आकृति, जैसे कोई भी झाड़ी है या वनस्पति है, जैसे ये कोई पेड़ है और यहाँ पर पवन के समांतर आकर ये रेत के टीले यहाँ पर कोई एक ऐसी बालू का स्तूप बना ले, इसको कहते हैं पैराबोलिक, यानी वनस्पतियों के योग से जो बनते हैं आकृति उसे कहते हैं पैराबोलिक। एक आता है कि सीप की आकृति, यानी जो एक होता है आपके बरखान का मतलब होता है ये वाली इस प्रकार की अर्धचंद्राकार आकृति बनती है, उसको बरखान कहते हैं। ये इस पवन की दिशा इसमें इस तरह से आएगी, और ये वाली जो आकृति होती है इसको अपन कहते हैं बरखान। ये वाली इस प्रकार की जो देती, ये सबसे ज्यादा शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये सीकर, चूरू, झुंझुनू इस वाले क्षेत्र, नागौर वाले बेल्ट में। और जब ये बरखान की आकृति बनेगी और जब रेत का जो पवन की दिशा है कभी विपरीत हो जाए और इधर वाला भाग यहाँ से इधर वाली रेत कहीं दूसरी जगह चली जाए, तो ये जो पीछे एक सींग वाली आकृति बच जाएगी, इसको अपन कहते हैं सीप। इसको क्या कहते हैं? सीप की आकृति वाला बालू का स्तूप। ये हो गया अपन के सीप की आकृति वाला बालू का स्तूप। अब अपन बात करते हैं कि इस और पश्चिमी मरुस्थल में क्या क्या विशेषता पाई जाती है, यानी जो अपन को पूछा गया कि जो मरुस्थल है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं, ये अपन ने देखा यहाँ पर मरुस्थल है जो 3 प्रकार का पाया जाएगा। जैसे पहले मरुस्थल की बात करते हैं, जैसे अपन कहते हैं हम्मादा। जो हम्मादा प्रकार का मरुस्थल होता है उसमें
जो चट्टानें होती हैं वो पथरीली प्रकार की होती हैं, जिसमें अधिकांश भाग है जो पथरीला मरुस्थल होता है। जरूरी नहीं वहां पर रेत होगी, वहां पर पथरीला मरुस्थल भी होगा। इस प्रकार के जो मरुस्थल को कहते हैं हम्मादा। फिर दूसरा अपन बात करते हैं रेग मरुस्थल। या इसमें क्या होगा कि जो कंकरीला और रेत, यानी रेत भी होगी और कंकर पत्थर भी होंगे, जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसे कहते हैं रेग मरुस्थल। फिर आता है अर्ग या इर्ग मरुस्थल। ये होता है जो केवल रेत का बना होता है, जहां पर केवल रेत ही रेत होगी, इस वाले मरुस्थल को कहते हैं अर्ग। अब इसमें एक और है कि राजस्थान में जो मावट भी है वो भी इधर उत्तर पश्चिम दिशा से ही आती है, और यहाँ पर मावट यानी जो सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और जो मावट होते हैं जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, यानी गेहूं के लिए लाभदायक होती है। दूसरी बात, यहाँ पर प्लाया, जैसे भी दो रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले ये, इनके बीच में जो निम्न क्षेत्र होता है, जो बरसात के समय यहाँ पर जो बारिश का पानी आकर रुक जाता है, इस क्षेत्र को अपन कहते हैं प्लाया झील, यानी जो ये पानी है इसको कहते हैं प्लाया झील। और यहाँ पर जो भाग एक होता है दरियन, जैसे ये रेत के टीले, जैसे हवा आई धीरे धीरे तो ये रेत के टीले से छोटे छोटे आकार में हवा के समानांतर टीले बनते हैं, उसे अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं दरियन। यानी वहां पर जो रेत के छोटे छोटे टीले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं दरियन। फिर एक और शब्दावली आती है लाठी सीरीज क्षेत्र, यानी जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें एक जैसलमेर में एक यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहां धरातल के नीचे पानी के मीठे पानी के अवशेष भी हैं, और वहां ऊपर इस लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण घास, धामण घास पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और ये जो धामण घास होती है ये दुधारू पशुओं के लिए, सेवण घास ये दुधारू पशुओं के लिए है, जिनसे उनके दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। फिर लाठी सीरीज का मतलब है जो ये नीचे भूगर्भीय जो जल पट्टी है और ऊपर जो सेवण घास है, तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना, यानी राजस्थान में शुतुरमुर्ग का जो निवास स्थान है या उनके लिए जो बढ़िया क्षेत्र है वो है लाठी सीरीज क्षेत्र, यानी जो धामण घास, सेवण घास के बीच में ये वहां पर विचरण करता हुआ देखा जा सकता है शुतुरमुर्ग। फिर अपन बात करते हैं आगे कि इस वाले भाग में और एक बात होती है जोहड़, यानी यहाँ पर जो कच्चे रेत के वो कच्चे कुएं होते हैं उनको अपन जोहड़ कहते हैं। ये वाला भी बात यहाँ पर अपन कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इसी मरुस्थल का, अपन ने दूसरा भाग पढ़ा था ये अर्ध शुष्क प्रदेश। अब ये वाला जो इसी का भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसको अपन वर्षा की दृष्टि से अपन को शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश में बांटा था। जो 0 से 25 है ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है। इसको भी अपन 4 भागों में पढ़ते हैं, इस प्रकार से 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अर्ध शुष्क प्रदेश का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये वाला, यानी यहाँ पर इस भाग को अपन कहते हैं गग्गर का मैदान। इस भाग को क्या कहते हैं, गग्गर का मैदान। यानी जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विशेषतया जहाँ पर वो पुराने जमाने में सरस्वती नदी चलती थी, यानी जो मृत नदी हो गई है, यहाँ अब इसका नाम गग्गर, या इस नदी को अपन गग्गर नदी भी कहते हैं, जो यहाँ से प्रवाहित होती थी। और जब इस गग्गर नदी में ज्यादा पानी आता था तो ये जो पानी है आगे पाकिस्तान तक, फोर्ट अब्बास तक जाता था। तो इसको स्थानीय भाषा में यहाँ हनुमानगढ़ में तो कहते हैं नाली, और ये जब ये पाकिस्तान में जाता है तो इसे कहते हैं हकरा, यानी ये फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है गग्गर नदी का। तो यहाँ स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं और यहाँ इसको कहते हैं हकरा। ये जो गग्गर नदी है इसका प्राचीन नाम, और गग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे गग्गर का अपवा क्षेत्र हनुमानगढ़। और इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है गग्गर क्षेत्र में सेम समस्या, यानी जो गग्गर नदी है अब यहाँ पर क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरी क्षेत्र से ज्यादा सिंचाई होती है,
तो जहां जहां दलदली क्षेत्र, जहां नहर का पानी रोज जाएगा या नहर के दोनों किनारों पे जहां दलदली क्षेत्र है वहां पर अब फसलें नहीं होती है, या जो वो भूमि है जो दलदली हो गई है, वो अनउपजाऊ प्रकार की हो गई है, उस क्षेत्र को कहते हैं सेम समस्या। और सेम की समस्या से निपटारा पाने के लिए अपन बात करते हैं घग्गर नदी का, ठीक है। और सेम की समस्या से निपटारा पाने के लिए अपन जिप्सम है, रॉक फास्फेट की अपन बात करते हैं। फिर अपन दूसरी बात आती है नागौरी उच्च भूमि, ये वाला, यानी नागौर और कुछ क्षेत्र अजमेर का है जो उच्च भूमि है, जहां पर खारे पानी की विशेषता, वहां पर जो खारा पानी ज्यादा है इसलिए इसको कहते हैं कुबड़ पट्टी, यानी यहाँ पर कुबड़ पट्टी, इस भाग को क्या कहते हैं कुबड़ पट्टी। जो नागौर की उच्च भूमि है वहां पर जो वो वर्ग लोग होते हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कुबड़ पट्टी। फिर अपन तीसरे भाग की बात करते हैं, तीसरे भाग की बात करते हैं, ये नागौरी। और यहाँ पर एक बीच में अपन ने छोड़ दिया ये वाला जो आपके है शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र, यानी जो यहाँ पर है शेखावटी अंत्य प्रवाही क्षेत्र, ये वाला बीच वाला भाग, तो यहाँ पर है जो सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ की दो विशेषता, यहाँ पर जोहड़ यानी कच्चे कुएं पाए जाते हैं, और यहाँ शेखावटी क्षेत्र में बरखान ज्यादा होता है, बरखान की जो बालू का स्तूप है। और यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र में आपकी एक और जो कांतली नदी है अंत्य प्रवाही नदी, वो भी आपकी यहाँ पर है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से और सीकर और झुंझुनू के बीच में समाप्त हो जाती है। फिर अपन ने तीसरा पढ़ लिया था नागौरी भूमि। अब एक पीछे बच गया लूणी बेसिन, यानी जो लूणी और जवई, ये जो क्षेत्र है अपन का लूणी बेसिन वाला, यहाँ से अजमेर की नाग पहाड़ी से ये लूणी नदी निकलती है। ये मुख्यतया 6 जिलों में से होकर गुजरती है। जहां जहां लूणी नदी जाती है उस अपवा क्षेत्र को, या जो बीच में से 3 जिले मुख्यतया अगर बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा पाली, जालोर और सिरोही, उस प्रदेश को अपन क्या कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन कहते हैं, ये वाला यहाँ वाला भाग। और लूणी नदी का पानी है जो बालोतरा से आगे जाने के बाद में खारा हो जाता है। और लूणी नदी में अगर ज्यादा पानी, अजमेर में ज्यादा बारिश होगी तो लूणी नदी में बाढ़ आएगी बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा है वो समुद्र तल से थोड़ा नीचा स्थित शहर है ये वाला। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था ये पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ा था। अगले वाले भाग में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के आगे वाले टॉपिक जिसमें भौतिक विभाग पढ़ेंगे। थैंक यू।